हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। और आज हम उसी का सेकेंड पार्ट यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को हमने देखा था और ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग केवल तथ्यात्मक जानकारी के बारे में बात करेंगे। किसी भी विस्तार पूर्वक चर्चा हम पहले पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं, इसलिए केवल और केवल इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे पार्ट 1 में। हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो बताया था कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा और यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन होगा, तो हमने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा, ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कार्यकाल हमने आपको बताया था कि जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक उन्हें राष्ट्रपति हटा नहीं सकते और यदि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है या विश्वास मत खो देते हैं सदन में लोकसभा में, तो राष्ट्रपति उनसे त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं और नहीं देने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा पूरा संविधान में प्रावधान है। तो हमने इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 74 पे हमने बात की थी। हमने बताया था कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री हेड होगा। ठीक है, और 75 में बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। हमने बताया था कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, वो कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं और कैबिनेट ही जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो कैबिनेट ही देश में देखती है। यही हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पे हमने बात की थी। 42वां संविधान संशोधन बताया था, 44वां संविधान संशोधन बताया था। आपको याद दिला दें कि 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में बताया था हमने आपको। यही हमने आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 पर बात की थी। इसमें हमने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं और पुनर्विचार के बाद अगर कोई सलाह बाद में दी जाती है तो वो मतलब माननीय होगी। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये हमने बताया था। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन पे बात हम कर चुके थे। 24वें संविधान संशोधन में हमने बताया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, और 51वां संविधान संशोधन जो मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ था, बताया था कि मंत्री परिषद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। तो आज हम किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्चुअल जानकारी पे बात नहीं करेंगे और केवल तथ्यात्मक जानकारी पर बात करने जा रहे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा 2021 और 22 में उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा या सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो हम लोग बता नहीं पाते हैं। कई बार पूछ लेता है कि ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में कभी नहीं गए। ठीक है, तो इस तरह की जो जानकारी है, या कई बार नारा पूछ लिया, मान लीजिए कह दिया कि जय जवान जय किसान किसका नारा है। ठीक है, मरो नहीं मारो और गरीबी हटाओ, इस तरह के जो बात है। तो कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हमें रखनी होती है। हालांकि अब जो ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी में बदल रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इनको नजरअंदाज और इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका कार्यकाल
आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, तब इन्होंने भारत की बागडोर संभाली थी, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे और ये पहले प्रधानमंत्री थे। काफी मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं और हमेशा इन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास ही रखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज एक किताब इन्होंने लिखी थी और इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा। 15 अगस्त 1947 को देश की गद्दी पर बैठे और इसके बाद मई 1964 तक कार्यकाल पर बैठे रहे। इसके बाद जो गुलजारी लाल नंदा थे तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में। तो आइए एक बार बात करते हैं, तो देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल 15 अगस्त 1947 मई 1964, सबसे लंबा कार्यकाल। और राष्ट्रीय आपात, पहला राष्ट्रीय आपात इनके टाइम पे लगा हुआ था जब भारत और चाइना युद्ध हुआ था। तो ये देखिए फर्स्ट राष्ट्रीय आपात 1962 इंडो चाइना वॉर। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज की, रक्षा मंत्री के पद पर रहे, वित्त मंत्री के पद पर रहे और विदेश मंत्री के पद पर रहे। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। ठीक है, 1921 में महात्मा गांधी जी इनसे 20 वर्ष बड़े थे और महात्मा गांधी के संपर्क में जब ये आए तो 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, और असहयोग आंदोलन के समय ही इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से भी एक हैं। इसके बाद हमने बताया था कि इनकी मृत्यु हो जाती है और गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इनका दूसरे प्रधानमंत्री हैं भारत के और 1964 से लेकर 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। जय जवान जय किसान और ताशकंद समझौता ये सब इनके ही कार्यकाल में हुआ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, इनके भी मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली। कार्यवाहक प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हमने बताया था आपको कि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है, इसी प्रकार से कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री ऐसा माना जाता है कि जब किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो जो उसके कार्यकाल को संभालता है उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक। इसके बाद जो इंदिरा गांधी जी पद पर आती हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी होती हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री होती है। ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब विवाद छिड़ा हुआ था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात को मानने के लिए हमेशा बाध्य है या नहीं है, तो 42वां संविधान संशोधन इनके कार्यकाल में हुआ था और ये कर दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो द्वितीय कार्यकाल इनका 1980 से 84 रहा, प्रथम कार्यकाल 1966 से 1977 रहा। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात, द्वितीय राष्ट्रीय आपात यानी भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो दूसरा राष्ट्रीय आपात इन्हीं के समय लागू किया गया। ठीक है, और तीसरा राष्ट्रीय आपात भी लगा। शिमला समझौता 1972 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी जब कुछ कट्टरपंथी सिख नेता खालिस्तान की मांग कर रहे थे तो उसी समय पे अमृतसर में कुछ आतंकवादी कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि कट्टरवादी रूढ़िवादी जो सिख नेता छुपे हुए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसके बाद इनकी काफी सिख समुदाय इनसे नाराज हो गया था और काफी इनकी आलोचना की गई थी। और इसके बाद मतलब आप देख सकते हैं कि इनकी एक सिख जो इनका बॉडीगार्ड था उसने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद मोरारजी देसाई जो इनके उप प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी के, तो इसके बाद मोरारजी देसाई 1977 से 1979 के पद पर रहे और सर्वाधिक आयु वाले
प्रधानमंत्री है, 81 वर्ष 81 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, बंबई प्रांत के ये सीएम थे 1952 में। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। त्याग पत्र दे दिया था इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने के कारण। यूरिन थेरेपी का इन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। इनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति अगर अपना टॉयलेट जो होता है, पेशाब होता है, उसको पिएगा तो कई प्रकार की बीमारियां सही हो सकती हैं। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा और ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने और कभी लोकसभा नहीं गए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कभी संसद नहीं गया या लोकसभा नहीं गया, तो आपका आंसर होना चाहिए चौधरी चरण सिंह। ठीक है, कभी लोकसभा नहीं गए। विश्वास मत पर प्रथम इस्तीफा दिया इन्होंने। यानी विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। विश्वास प्रस्ताव बताया था हमने। ठीक है, राष्ट्रपति विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार के दौर में बहुमत की स्थिति संदिग्ध रहती है। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता और नाबार्ड की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी फिर दोबारा बनती हैं प्रधानमंत्री और 1980 से 1984 तक का कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। बॉडीगार्ड, अभी मैंने बताया था, इनके बॉडीगार्ड ने इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो राजीव गांधी जी फिर बनते हैं और ये सबसे युवा नेता होते हैं, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी इनको आना पड़ता है। रोजगार, जवाहर रोजगार योजना इन्होंने शुरू की थी, जिससे कि देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। इसके बाद एलटीटीई यानी जो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। एक महिला आई थी इनका माल्यार्पण करने के लिए और इसके बाद जब माल्यार्पण किया तो उसी में बम था और बम विस्फोट हो गया और इनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी इनकी। तो इसके बाद विश्व प्रताप सिंह 1989 और 90 में ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं और जनता दल और जन मोर्चा की स्थापना इन्होंने की थी और 1980 में उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं। 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी में शामिल हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 में शामिल होते हैं। चंद्रशेखर सिंह, ठीक है, 1990 से 91 और मेरी जेल डायरी और यंग इंडिया के ये संपादक थे। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, 4260 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। ठीक है, लोगों की स्थिति को समझने के लिए कि भारत में लोगों की स्थिति क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, तो ये लोगों से जा करके मिलते थे। नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, नरसिम्हा राव, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए तो नरसिम्हा राव। आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे और लाइसेंस राज, इनका जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया था। 17 भाषाएं बोलने में इन्हें महारत प्राप्त थी। इसके बाद अटल जी का कार्यकाल आता 1996 और 13 दिन के लिए चूंकि ये बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम दिन के प्रधानमंत्री कौन रहे, निम्नलिखित में से सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, तो आप बताएंगे अटल जी का। इनके भी 2 कार्यकाल हैं, एक आपका 1998 से 2004 और एक 1996 में, और 13 दिन में ही इनको क्या होना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि गठबंधन सरकार थी। तो सबसे कार्यकाल यानी 13 दिन परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। सबसे ज्यादा सड़कों का अगर निर्माण किसी ने कराया है तो वो अटल जी है। शेरशाह सूरी के बाद भारत में अगर सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण किसी ने कराया तो वो अटल जी है। ठीक है, कर्नाटक, इसके बाद एचडी देवगौड़ा 1996 से 97 कर्नाटक के सीएम रहे और 18 महीने जेल में रहे। इसके बाद आईके गुजराल 1997-98 में और अटल जी फिर आते हैं 1998 और 2000 में। फिर मनमोहन जी 2000 से 2014 तक, ये अर्थशास्त्री और गोल्ड मेडलिस्ट माने जाते हैं। ये एलपीजी की अवधारणा भारत में लेके आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण और आपका निजीकरण और वैश्वीकरण।
ठीक है, इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। तो इसके बाद 2014 में मई 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पद पर आसीन होते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया जाता है और तब से लेके अब तक इनका कार्यकाल चलता रहा 2014 से अब तक। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।